नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। बता दें कि उत्तराखंड के लोगों को अभी सर्दी और सताने वाली है, जहां आने वाले 4 दिनों में बारिश और बर्फबारी के अनुमान जताया गया है। तो उत्तराखंड में लोगों को फिलहाल ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। ताजा बर्फबारी से हिमस्खलन संभावित इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही देहरादून, टिहरी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि 19 फरवरी को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी, जहां 2800 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। साथ ही 20 फरवरी को 2500 मीटर तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के बाद 21 फरवरी को दून समेत टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, यूएस नगर और हरिद्वार में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में 21 फरवरी से मौसम खुलने के आसार जताए गए हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर अब्दुल मलिक के संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। वहीं अब कोर्ट से संपत्ति कुर्क का आदेश मिलने के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्की के दौरान उसके घर का भी सामान जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस मकान के दरवाजे और चौखट भी उखाड़ कर ले आई। कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी हरबंस सिंह और तहसीलदार सचिन के साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। इसके अलावा मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसके बेटे और बाकी 7 आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आरोपियों की कमाई पर चोट करते हुए उनके खनन वाहन पंजीकरण निरस्त भी कर दिए गए हैं। बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया था। वहीं पुलिस ने अब तक 44 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 8 फरवरी को भड़की हिंसा में उपद्रवियों ने प्रशासनिक अमले पर पथराव किया था और वाहनों को जलाने के बाद बनभूलपुरा पुलिस थाने को भी जला दिया गया था। घटना के दौरान पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग हिंसा में घायल हुए थे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हो रहे सड़क निर्माण की, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही उत्तराखंड में सड़क निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में सड़क निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उत्तराखंड में 108 सड़कों का निर्माण होना है, जिसके लिए 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर भी कर लिया गया है। खास बात यह है कि इससे पहले ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बता दें कि हाल ही में मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी। बता दें कि जिन 108 सड़कों का निर्माण होना है, उनके लिए केंद्र सरकार 803.85 करोड़ रुपए देगी। वहीं राज्य सरकार 163.88 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले को लेकर कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर काफी सजग हैं। गिरिराज सिंह ने से मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सड़कों के विकास को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया था।
में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां 11 संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माता समेत 11 संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते हुए सीटू के बैनर तले ये संगठन पौड़ी की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए संगठनों ने कहा है कि उन्हें मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है और उनसे अतिरिक्त सेवाएं भी ली जा रही हैं। संगठनों ने सरकार से 18,000 रुपये न्यूनतम मानदेय की मांग की है। मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन और आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव के साथ कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई है। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है। और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। क्या होल्डिंग और पोस्टरों पे लगाने से, बोलने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी पे आज हमारा फिर दोबारा आज हमने रैली की। हमने 5 तारीख विधानसभा घेराव के दिन भी अपना ज्ञापन दिया था और 11 दिन का टाइम आज हो चुका है। सरकारों ने कोई वार्ता हमसे नहीं की है। जो है 11 ट्रेड यूनियन है जो पूरे देश के अंदर जो हमारे 11 ट्रेड यूनियन है, उसमें इंटक है, एटक है, सीटू है और तमाम फेडरेशन है हमारे जो बड़े बड़े फेडरेशन, सबकी 1 दिन की हड़ताल है। दूसरा जो है आंगनबाड़ी का और भोजन माता, आशा का, इनको जो है जैसे ग्राम प्रेरी है, जैसे कि जितने भी लोग हैं, उपनाल वाले हैं, ये तमाम जितने भी हैं, जो पीटीसी वाले हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी विभागों में काम करते हैं, उनको जो है 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए आज की महंगाई के साथ। बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां न्याय दिलाओ की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि न्याय दिलाओ संगठन ने नरेंद्र नगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। तो नरेंद्र नगर में पीड़ितों को न्याय दिलाओ मंच ने प्रदर्शन किया और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार दूर करने, भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के साथ ही सख्त भू कानून बनाने की मांग की गई है। न्याय दिलाओ मंच के पदाधिकारियों ने कहा है कि भूमाफियाओं ने पिछले साल चंद्र प्रकाश, सुरेश चंद्र, नरेश चंद्र और कृष्ण चंद्र की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था, जिस मामले में राजस्व न्यायालय ने चंद्र भाइयों के हक के अंतरिम आदेश भी पारित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। हमने इसलिए दिया कि राजस्व परिषद ने का इंटरिम ऑर्डर मेरे पक्ष में, और उसके बावजूद भी भू माफिया उस इंटरिम ऑर्डर को नज़रअंदाज कर उस पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद जब हम थाने में जाते हैं हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और हमारे विरुद्ध 3 फर्जी मुकदमे लिखे गए। अभी 7 तारीख की घटना, भू माफिया वहाँ फायरिंग करते हुए हमारे उस पर घुसे, हमारी लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दी गई। हम यहाँ सख्त भू कानून और मूल निवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ 1 दिवसीय धरना है। मामला जामरी काटल का है। यहाँ का मूल निवासी नरेश बौठियाल, उसकी जमीन पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। पटवारी मिला हुआ है, पुलिस वाले मिले हुए हैं, एसडीएम मिला हुआ है, तहसीलदार मिला हुआ है। राजस्व परिषद के निर्णय बता रहे हैं कि नरेश बौठियाल की जमीन पर कब्जा है, इसको हटाइए, मगर एसडीएम भू माफियाओं की भाषा बोल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है, ये राज्य हमारा, एसडीएम हमारा, सरकार हमारी, मगर भाषा भू माफियाओं की जो सरकार बोल रही है, इससे लगता है कि पहाड़ का पहाड़ी अपने राज्य के अंदर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भू माफियाओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार, अत्याचार यहाँ के मूल निवासियों के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये नरेंद्र नगर में 1 दिवसीय हमारा धरना यहाँ पर दिया गया है। और आपके माध्यम से हम माननीय एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो संविधान की कॉपी लेकर के पकड़ करके अपने यह जताना चाह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के लिए ये कानून बना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप धाकर धामे हैं, जब तो आप वो जो उत्तराखंड की मिट्टी से आप पैदा हुए हैं, तो उस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर के आप उत्तराखंड की जनता को कहो कि मैं धाकर हूँ, मैं उत्तराखंड में मूल निवास लागू कर रहा हूँ। आप उसके लिए बात करिए। आप तो भू माफियों को सरेआम संरक्षण दे करके जो है ऐसे जो वहाँ के मूल निवासी हूँ उनको आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हमने इसलिए दिया। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां वन्य जीवों की तस्करी मामले में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है।
तो उत्तराखंड में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। ताजा मामला उत्तरकाशी का है, जहां पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तेंदुए के 2 खाल बरामद की गई। तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम का हौसला बढ़ाते हुए एसपी ने 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। दरअसल एसओजी को वन्य जीव तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा करने के लिए टीम बनाई गई। टीम ने देहरादून नौगांव में नेशनल हाईवे पर जरलारा खुड्ड के पास 2 आरोपी वरुण उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया। खाल की जांच के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी तस्कर तेंदुए की खाल को रिखनांड लाखा मंडल के जंगलों से लाकर तराई एरिया में ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो इन खालों को बेच पाता इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पुरौला थाने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल जनपद उत्तरकाशी में हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। कल हमने एक युवक जिसका नाम है वरुण उर्फ लक्की, ये निवासी है नाड़ा लाख मंडल का, 29 वर्षीय है। इसको डामटा नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर दबोचा है। ये एक संयुक्त ऑपरेशन है जिसमें हमारी एसओजी की टीम, थाना पुरोला की टीम और वाइल्ड लाइफ की टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन में इस व्यक्ति को 2 तेंदुए की खालों के साथ पकड़ा है। ये 2 तेंदुए की खाल इलीगल जो है इसको बेचने जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमतें हैं। इस तरह की कार्रवाई हमारे जनपद में काफ़ी दिनों के बाद देखने में आई है। एसपी सर के निर्देशन में इस तरह की कार्रवाई हम और भी करेंगे और इस टीम के लिए सर ने 5,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया है। और इस कार्रवाई में हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 9/51 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है और ये शेड्यूल 1 श्रेणी का अपराध है जिसमें सजा 7 साल तक की। काशी में डायल 112 पर फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तरकाशी पुलिस ने डायल 112 पर फर्जी सूचना देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी को उदरी धौंतरी के रहने वाले रणजीत ने डायल 112 पर चाचा के मर्डर की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी का कत्ल ही नहीं हुआ है, बल्कि स्वाभाविक मौत हुई है। जब पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछा तो उन्होंने भी स्वाभाविक मौत की बात बताई। जांच में पता चला कि रणजीत ने नशे की हालत में डायल 112 पर कॉल किया था और पुलिस को गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि डायल 112 पर आपात परिस्थितियों और लोगों की सुरक्षा के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, फर्जी और झूठी जानकारी पुलिस को ना दी जाए। बुलेटिन बात उत्तरकाशी की ही कर लेते हैं, जहां पुलिस ने लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो उत्तरकाशी में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। एसओजी और पुलिस की टीम ने कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को वन विभाग को भी सौंप दिया गया है। दरअसल पुलिस की टीम पुरौला थाना इलाके के कुमौलार रोड पर नागराजा मंदिर के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कांजल काठ की 25 लकड़ियां और औजार बरामद किए। चोरों आरोपियों की पहचान डमर सिंह, प्रदीप, करण और ललित औली के रूप में हुई है, जो कांजल काठ की लकड़ियों को गुंदियाट गांव के जंगल से काट कर ला रहे थे और इन लकड़ियों को विकासनगर और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में बेचने की फिराक में थे। में बात कर लेते हैं चौबट्टा खाल की, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो चौबट्टा खाल विधानसभा के गोरली गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन कारगिल शहीद नायाब सूबेदार कीरत सिंह रावत की पुण्य स्मृति में किया गया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान सिंह नेगी ने शिरकत की। हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और इस साल भी इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां विजेता टीम को 11,000 और रनर अप टीम को 5,500 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। इस दौरान शहीद के बेटे रामचंद्र सिंह रावत ने गांव में कारगिल शहीद नायाब सूबेदार कीरत सिंह रावत के नाम पर घोषणा के बावजूद स्मृति द्वार न बनाए जाने की पर नाराजगी जताई।
चंद्र सिंह रावत है और शहीद नायब सरदार किरात सिंह रावत मेरे फादर थे, जो 13 दिसंबर सन 2000 को 14 RR में शहीद हुए थे। तो उनकी स्मृति में हम तकरीबन 14 संस्करण है, 14 साल से हर वर्ष मतलब 2-3 साल बीच में नहीं कराए हमने, पर तकरीबन लगातार ये मैच खिलाते हैं, स्मृति टूर्नामेंट खिलाते हैं। हम यहाँ पर 32 टीमों को एंट्री देते हैं और यहाँ पे जो बाहर से टीमें आती है उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था होती है और काफी सहयोग हमको यहाँ पे मिलता है। यार अब तमाम सभी आप देख रहे होंगे हर जगह मातृशक्ति सबसे आगे है, उनके बिना कुछ भी अब संभव नहीं है। तो इस मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है, उनके सहयोग से ही हर कोई काम अब हो रहा है, आप देख रहे हो। हमने 2020 में जब फाइनल हुआ था तो यहाँ पे हमारे विधायक सतपाल महाराज जी थे, उनके PA आए हुए थे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे उनके नाम के ये गेट बनाएंगे, तो गेट भी नहीं बना सर। गेट तो उन्होंने बनाया, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद भी सर कई बार हमने वो कि यहाँ पे इन्होंने एक मेरा देश मेरा माटी का वो चलाया, देश के लिए स्कूल में स्मारक बनाई, उसमें भी नाम सब गलत कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया उसको। अब वो प्लेटें अब किसी के पाँव के नीचे आ रही हो तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे में एक शहीद का नाम तुम कहीं लिखते हो और वैसे गिर रही हो सारी प्लेटें, आप देखते हो, तो क्या फायदा है। इससे बड़े मत दो किसी कोई भी चीज, झूठा वादा मत करो किसी के साथ। कुछ नहीं है। मैं जब चुनाव लड़ा था तब भी मेरे मन में ऐसे कोई धारणा नहीं थी, लेकिन ये तो मेरे जितने लोग बैठे हुए हैं सब मेरे भगवान हैं और इनका आदेश होगा तो कुछ भी संभव है। और मैं तो जहाँ तक मैच का सवाल है आने का, तो मैं तो लगभग लगातार जब भी मैच का शुभारंभ हुआ था तब से लेकर आज तक मैं हमेशा आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब ये कारगिल में शहीद हुए थे सूबेदार किरत सिंह रावत जी, तो उनके भाई नरेंद्र सिंह रावत जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र, जो कि आर्मी से वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी याद को सदा तरोताजा रखने के लिए और उन्हें एक जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर होता है। और एक बच्चों को खेलने का भी मौका मिलता है, उन्हें कुछ सीखने का मिलता है, महिलाओं का मनोरंजन भी यहाँ पर होता है, तो बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पर और बधाई के पात्र है, सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सन 2000 से पहले गाना गाता था, 2000 के बाद मैंने गाना गाना छोड़ दिया था। वो ठीक है, वो गीत मैंने लिखा था, एक आश्रय का टावला मेरी बहु पतरी जाई, वो लिखा मैंने ही था। और कई गीत लिखे जो कि कल्पना चौहान ने भी गाए, मेरे लिखे हुए गीत। लेकिन उसके बाद मेरे बालक ने जब ये YouTube चैनल बनाया पहाड़ी भुला के नाम से, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इसके लिए भी, तो मैं थोड़ा गा लेता हूँ। चंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।